अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फिनिशेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फिनिशेस क्या है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हमारी कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेजेस के ऊपर होती है तो हम स्ट्रक्चर को जो एंड पे कंप्लीट करते हुए जो उसकी सरफेस वगैरह के ऊपर जो हम चीज़ें अप्लाई करते हैं उसको हम फिनिशेस कहते हैं। स्पेशली जो उसकी एस्थेटिक्स वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए या सरफेस फिनिश जो हम देते हैं जिसको हम सरफेस फिनिश आप कह लें उसको हम फिनिशेस कहते हैं, जो कि उसके जो कंस्ट्रक्शन है उसके जो एंड के ऊपर जो प्रोवाइड की जाती है, आखिरी स्टेज के ऊपर जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उसको हम फिनिशेस कहते हैं। इसीलिए इसका नाम भी फिनिशेस रखा गया क्योंकि ये एंड पे बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे प्रोवाइड की जाती है। तो फिनिशेस जो है ना वो प्रोवाइड करने की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो दो ही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक ये कि फिनिश किस मकसद के लिए प्रोवाइड की गई है, यूजेज क्या है, और दूसरी चीज़ कॉस्ट क्या है, क्योंकि कॉस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिनिशेस के केस में। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर के फिनिशेस जो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल जो फैक्टर है वो है एस्थेटिकल क्वालिटी, क्योंकि हमने ये एंड के ऊपर प्रोवाइड करनी है और इसने चीज़ की एस्थेटिक्स देनी है, उसको फिनिश प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए इसकी एस्थेटिकल जो सबसे क्रिटिकल इसका जो चीज़ है वो है एस्थेटिकल क्वालिटी कैसी है, कि एस्थेटिक्स किस तरह की रहती है। तो अब हम वैसे देख लेते हैं कि अगर फिनिश हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो उसके अंदर हमें उसका कलर देखना होगा। हमने जहाँ प्रोवाइड करना है वहाँ पे कौन-सा कलर हमने प्रोवाइड करना है, उसके अगर ऊपर टेक्सचर है, कोई पैटर्न है, वो किस तरह से देना पड़ेगा। और फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है फिनिशेस के केस के अंदर कि जब आपने फिनिशेस प्रोवाइड करनी है तो उस वक़्त आपने ये देखना है कि अगर ये फिनिश आपस में जॉइन करनी है, मतलब एक फिनिश का मॉड्यूलर फिनिश है, एक फिनिश का पार्ट है, वो दूसरी जगह उससे आपने जॉइन करवाना है, तो उसका जॉइंट किस तरह का होगा, वो जॉइंट प्रॉपर बैठेगा, वो जॉइंट अच्छा लगेगा, वो जॉइंट एस्थेटिकली क्या अपीयरेंस देगा। तो वो जॉइंट जो है वो भी इम्पोर्टेंट होगा फिनिश सिलेक्ट करने के केस में, कि वो जॉइन किस तरह से कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो उस मटेरियल के साथ किस तरह से जॉइन कर रहा है जिस मटेरियल के ऊपर आप उसको लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने वॉल के ऊपर लगाया तो वॉल के ऊपर आपके पास लगाने के लिए क्या तरीकाकार है, या कितना आपके पास क्या मटेरियल्स यूज़ होंगे वॉल के ऊपर लगाने के लिए, या आप सीलिंग के ऊपर लगा रहे हैं तो किस तरह से लगाएँगे, क्या मटेरियल यूज़ होगा, उसकी आपको फिर कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, जो चीज़ उसको अप्लाई करने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है? उससे बा नेक्स्ट इस बात पे आ जाते हैं कि अगर मॉड्यूलर फिनिश है, मतलब आप टाइल्स की जैसे बात कर लें, एक टाइल जो है उसका एक मॉड्यूल है, ठीक है? तो मॉड्यूलर फिनिश का मतलब ये है कि मॉड्यूल्स के अंदर फिनिश है, जो भी आप फिनिश प्रोवाइड कर रहे हैं वो पार्ट्स में है। तो आपकी जो फिनिश जो पार्ट्स के अंदर है वो आपके जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उससे भी आप डिसाइड करेंगे कि क्या ये इस फ्लोर के ऊपर लग सकती है या नहीं, और अगर इसमें जो इस फ्लोर के ऊपर लगाना है तो मुझे कहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि ये जो फिनिश है वो दूसरे एंड तक पहुँचते-पहुँचते इसके ये इतने मॉड्यूल जो है ना पूरे हैं, और मुझे कम से कम मॉड्यूल्स को जो है ना वो कट करके लगाना पड़े। ठीक है? तो मॉड्यूलर फिनिश जो है ना वो कई दफ़ा डिफाइन करती है कि हमने डायमेंशंस अपनी फ्लोर की, वॉल की क्या रखनी है। वो कई दफ़ा हमारी फिनिशेस डिसाइड कर रही होती हैं कि हम ये डायमेंशंस क्या रखेंगे। उसके बाद हम फ्लोर फिनिशेस की बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यही फ्लोर फिनिश ही होती है, तो फ्लोर फिनिशेस की बात कर लेते हैं। उसके अंदर हमें जो चीज़ें देखनी पड़ेंगी वो है कि आपके फ्लोर का फंक्शन क्या है। आप इंडस्ट्री में फ्लोर लगा रहे हैं, घर पे लगा रहे हैं, किसी मॉल में यूज़ कर रहे हैं, तो आपका फ्लोर का जो फंक्शन होगा उससे हमें पहले सबसे ये देखना पड़ेगा कि उसका फ्लोर का फंक्शन क्या है। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ जो देखनी पड़ेगी वो है कॉस्ट, कि फ्लोर फिनिश की कॉस्ट क्या आ रही है। उसके बाद हमें उसको देखना पड़ेगा कि मेंटेनेंस हमें कितनी ज़्यादा करनी पड़ रही है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। और उसके बाद हम देख लेते हैं तो कम्फर्ट जो है कि उस फ्लोर की वजह से डिस्कम्फर्ट तो नहीं कॉज़ हो रही। मिसाल के तौर पे आपने घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश अप्लाई कर दिया है, तो घर के अंदर बार-बार स्लिप होने का चांस है। तो अब ये कम्फर्ट के अगेंस्ट है। ठीक है? आपको थोड़ा-सा जो है ना मैट फिनिश या रफ सरफेस चाहिए होगी। ख़ास तौर से अगर मैं स्लोप के ऊपर बात करूँ, स्लोप के ऊपर अगर मैंने बिल्कुल ही ग्लॉसी फिनिश प्रोवाइड कर दिया, बिल्कुल प्लेन फिनिश प्रोवाइड कर दिया, कोई ग्रूव्स या कोई जो है ना वो सरफेस जो है अंडुलेशन नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पाँव को ग्रिप कर सके। तो उस केस के अंदर मुझे वो जो है नुकसान होगा कम्फर्ट के लिहाज से। तो मुझे ये भी देखना चाहिए कि मैंने कम्फर्ट को फ्लोर के ऊपर चलना है या उसको जैसे यूज़ करना है उसके लिहाज से कम्फर्ट है या नहीं है। और फिर कई केसेस के अंदर एस्थेटिक्स भी इम्पोर्टेंट हो जाती है फ्लोर के। आमतौर पे फ्लोर के केसेस में एस्थेटिक्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप गैराज के अंदर जो
फ्लोर टाइल्स लगाएंगे वो आपके बेडरूम की फ्लोर टाइल से फ़र्क हो सकती हैं। आपका जो ड्राइंग रूम है उसका जो फ्लोर फिनिश है ज़ाहिर है उसको आप बेस्ट रखने की कोशिश करेंगे निस्बतन आप अपने जो लाउंज है उसके फ्लोर फिनिश को। तो ये एक किस्म का फंक्शन ऑफ फ्लोरिंग में भी आ जाता है और दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि एस्थेटिक्स में भी आ जाता है कि आपको किसी चीज़ की एस्थेटिक किस तरह की बनानी है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि वॉल फिनिशेस। उसके बाद आपको पता है इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वॉल फिनिशेस है। तो वॉल फिनिशेस के अंदर सबसे वही बात कि कॉस्ट जो है वो हर एक केस के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो वॉल फिनिश के अंदर भी हमें कॉस्ट जो है वो देखनी पड़ेगी कि कॉस्ट क्या आ रही है हम जो फिनिश अप्लाई कर रहे हैं उसकी। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारा वॉल का मकसद ऐसा है कि जहाँ पे हमें साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करनी पड़ रही है या हीट इंसुलेशन प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो अगर साउंड इंसुलेशन या हीट इंसुलेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो वहाँ पे भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें वहाँ पे किस तरह की फिनिश अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें वहाँ पे कोई ना कोई वॉल की फिनिश के दरमियान गैप प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हीट रेजिस्टेंस हो सके, साउंड इंसुलेशन हो सके। उसके बाद हम आ जाते हैं एस्थेटिकली अपीलिंग। ज़ाहिर है वॉल जो है सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली चीज़ है। तो वॉल जो है उसको एस्थेटिकली अपीलिंग होना लाज़मी है। एस्थेटिक्स जो है ना उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ड्यूरेबल होनी चाहिए। तो ड्यूरेबल के अंदर हम ये देख लेते हैं कि वॉल जो है अगर एक्सटीरियर वॉल है तो ज़ाहिर है उसने वेदरिंग इफेक्ट को भी सहना है और उसके अलावा धूप भी उसने बर्दाश्त करनी है, बारिश भी बर्दाश्त करनी है, मुख्तलिफ मौसम उसने देखने हैं। तो उस केस के अंदर उसका ड्यूरेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह घर के अंदर हमने किसी जगह पे स्क्रैच कर देना है, बार बार उसको मिट्टी लगनी है, वो साफ़ होनी चाहिए। कुछ वॉल पेंट्स ऐसे होते हैं जो आप धो के साफ़ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो वो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ड्यूरेबल है या नहीं है। और तीसरी जो पांचवी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास केमिकल जो है ना वो रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन से कितना रेजिस्टेंट है ये। अगर उस वहाँ पे कोई केमिकल वगैरह गिर जाता है या केमिकल का वहाँ पे कोई यूज़ है तो हमें ये देखना पड़ेगा केमिकल रेजिस्टेंट है। उसके अलावा जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्ट जो एटमॉस्फेयर के अंदर केमिकल्स हैं उनसे तो नहीं रिएक्ट करके ये बाद में दीवार पीली हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता या इस तरह की कोई चीज़। तो हमें केमिकल रेजिस्टेंस भी उसकी रूफ फिनिश है ये विथस्टैंड कर सकती है। रूफ फिनिश की अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि रूफ फिनिश को हमें क्या-क्या चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी। तो रूफ फिनिश के केस में हमें ये देखना चाहिए कि रूफ का लोड जो फिनिश आप रूफ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो रूफ का लोड बियर कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। ये मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई चीज़ रूफ के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो एक बात तो ये है कि अगर रूफ का लोड उसके ऊपर आ रहा है तो वो रूफ का लोड उसको बर्दाश्त कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात ये है कि वो अपना लोड भी विथस्टैंड कर पा रही है या नहीं कर पा रही। जो भी चीज़ हमने अप्लाई की है वो उसका अपना लोड वो विथस्टैंड कर रही है और रूफ का लोड वो विथस्टैंड कर रही है कि नहीं कर रही। उसके अलावा रूफ के ऊपर जो बात करें तो रूफ की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि उसको लाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो लाइट को इन्वर्स कर रही है कि नहीं कर रही, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है प्रॉपर कि नहीं कर रही, तभी उस रूम में या उस जगह पर प्रॉपर रोशनी रहेगी। तो आमतौर पे हम रूफ इसी तरह की प्रोवाइड करेंगे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। कुछ स्पेशल केसेस के अंदर हम ऐसी रूफ जानबूझ के प्रोवाइड करते हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब करे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको उस तरह से रूफ की फिनिश चूज़ करनी पड़ेगी। उसके अलावा रूफ भी आपको पता है रूफ जो है वॉल से भी ज़्यादा जो है हम उसका एस्थेटिक्स के अंदर ध्यान रखते हैं क्योंकि रूफ के ऊपर क्योंकि आपने कोई चीज़ रखनी नहीं है, कोई चीज़ प्लेस नहीं करनी, तो हम उसके अंदर एस्थेटिकली जो है ना वो जितनी खूबसूरती भी लाना चाहें वो लेके आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि नज़र आनी है होती है सबसे मतलब नज़र आने में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होती है। तो हम रूफ के ऊपर भी एस्थेटिकली जो है ना अपीयरेंस उसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है रूफ के केस में। और तीसरी चीज़ जो चौथी चीज़ है वो वही है कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। चीज़ को कॉस्ट इफेक्टिव होना भी ज़रूरी है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो फिर हमें वो चीज़ अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फिनिशेस हम जो अप्लाई करते हैं उनमें से सबसे पहले जो फिनिश जो सबसे कॉमन इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पेंट। तो पेंट जो है वो किस जगह यूज़ होता है, मेनली आपके वुड के काम में, आपके स्टील के काम में, कंक्रीट के काम में, ब्रिक्स में, हर जगह तकरीबन आप पेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो पेंट ऐसा फिनिश है जो तकरीबन आप हर मटेरियल के ऊपर हर केस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो पेंट के 3 अहम मकासद हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि वो प्रोटेक्ट करे मटेरियल को वेदरिंग से, ऑक्सीडेशन से, डैमेजेस से। तो सबसे पहला मकसद उसका प्रोटेक्ट करना है। दूसरा उसके बाद है हमारा पेंट का मकसद कि इम्प्रूव करना, कि चीज़ जो उसकी सरफेस है, उसकी ब्यूटी है, उसको एनहांस कर रहा है, उसकी एस्थेटिक्स को इम्प्रूव कर रहा है। और तीसरी चीज़ जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है क्लींजिंग को। अगर आप प्लास्टर्ड वॉल की बात करें तो उसको ऊपर गंद जो है वो हमेशा लगा रहेगा, उसको साफ करना मुश्किल होगा। जबकि अगर एक पेंटेड वॉल है, पेंटेड सरफेस है तो उसको साफ करना, तो पेंट जो है ना उसका
जो ये मकसद जो है ना कि वो सरफेस जो है बाद में हमें उसको साफ करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे कि जिनकी सरफेस हम साफ ही नहीं कर सकते। अगर आप स्टील की बात करें या मैं जैसे मैंने आपको प्लास्टर्ड वॉल की बात बताई है, तो इस केस के अंदर आपके अगर उसके ऊपर कोई चीज़ लग गई है तो आपको उसको साफ करना बहुत मुश्किल है। बनिस्बत इसके कि अगर वो पेंटेड होगी तो आपको वो साफ करना काफ़ी आसान होगा। तो पेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मकसद हुआ ये है कि वो फैसिलिटेट करता है क्लींजिंग को। हम पेंट्स जो अप्लाई करते हैं उसके अंदर इमल्शन पेंट्स है, एल्यूमीनियम पेंट्स है, बिटुमिनस है, ऑयल पेंट है। इमल्शन पेंट आपका जो है आमतौर पे वॉल्स के ऊपर अप्लाई होता है, ब्रिक वॉल्स पे, कंक्रीट वॉल पे जो हम आम यूज़ करते हैं, ये इमल्शन पेंट होता है। उसके अलावा एल्यूमीनियम पेंट होता है जो हम स्टील वगैरह के केस में, एल्यूमीनियम के केस में, मेटल सरफेस के ऊपर हम अप्लाई करते हैं एल्यूमीनियम पेंट। उसके अलावा बिटुमिनस पेंट ऐसा पेंट है जो आप लोग किसी सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आमतौर पे कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि ये सबसे चीप सॉल्यूशन है आपको किसी भी मटेरियल को कोरोजन से बचाने के लिए। तो हम बिटुमिनस पेंट जहाँ पे भी कोरोजन वगैरह से बचाना हो वहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं आमतौर पे स्टील वगैरह पे। उसके अलावा ऑयल पेंट जहाँ पे हमें ग्लॉसी फिनिश देनी हो जिस सरफेस के ऊपर, तो हम वहाँ पे ऑयल पेंट को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो वुड के ऊपर हम ट्रांसपेरेंट कोटिंग करते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई पिगमेंट्स नहीं होते, जो पेंट को कलर प्रोवाइड करते हैं वो पिगमेंट्स नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट फिनिश जो वुड के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं उस पेंट को हम वार्निश कहते हैं। जो आप कोटिंग एक प्रोवाइड करते हैं वुड के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट होती है और वो वुड को एक ग्लॉसी फिनिश देती है, वो आपकी वार्निश कहलाती है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये एक तो वुड को हार्ड और बहुत एक सॉलिड और ग्लॉसी ट्रांसपेरेंट फिनिश देगी। ठीक है, आपकी वैसे जो वुड सरफेस है वो आपको बनिस्बत सॉफ्ट लगेगी, लेकिन अगर आप वार्निश कर देंगे तो उसकी वुड सरफेस जो है वो हार्ड हो जाएगी। उसके अलावा पहले वो मैट फिनिश आप कह लें कि उस तरह से ग्लॉस नहीं था, लेकिन जब आप वार्निश अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर ग्लॉस आ जाएगा। ये जो ग्लॉस और ये हार्डनेस ये प्रोवाइड करने की वजह से उसकी जो एस्थेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। हमें वुड की नेचुरल ब्यूटी के अंदर इंक्रीज़ नज़र आ जाएगा। वुड जो है उसकी नेचुरल ब्यूटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी वार्निश की वजह से। जो मेथड है उसको पॉलिश करने का, इसको हम फ्रेंच पॉलिशिंग मेथड, जो आमतौर पे हम ये जो यूज़ करते हैं यहाँ पे वो पॉलिश करने का जो मेथड है इसको हम फ्रेंच पॉलिशिंग मेथड कहते हैं। वो जब भी आपने वुड को पॉलिश करना है तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वुड को पॉलिश करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने पॉलिश करना है तो उससे पहले वुड की सरफेस बिल्कुल साफ और स्मूथ होनी चाहिए। कई दफ़ा या मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वुड की पॉलिश को इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम हमें वुड की सरफेस को स्मूथ करने में लग जाता है। ठीक है? तो वुड की सरफेस को स्मूथ हमें करना है। आमतौर पे जब आप स्मूथ करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो अगर लकड़ी की के जो आपको पता है कि उसके ऊपर बारीक सी एक डस्ट जो है वो रह जाएगी। तो फिर उसको अच्छी तरह साफ भी आपने लाज़मी करना है उसको वो पॉलिश करने से पहले। ठीक है? वैसे भी अगर डस्ट आ गई है तो उसको साफ करना है। तो उसको सबसे पहले प्लेन करना बहुत ज़रूरी है, स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसको साफ करके बिल्कुल हाँ, आपने साफ करके उसके बाद वार्निश अप्लाई करनी है। एक दफ़ा जो वार्निश अप्लाई हो गई, जो उसके नीचे सरफेस है, उसने हमेशा उसी तरह के रहना है। ये आप मुख्तलिफ पेंट्स देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वॉलपेपर के ऊपर। हमारे पास जो उससे नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है वॉलपेपर। वॉलपेपर में आप ये है कि किसी भी वॉल को टेम्परेरी आपने अगर कवर करना है, तब भी आप वॉलपेपर अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा किसी पैटर्न वगैरह से कवर करना है, कुछ स्पेशल टाइप की फिनिश देनी है, तो आप लोग वहाँ पे वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है ना, वो यूज़ होने वाला अल्टरनेटिव है पेंट के केस में। उसके अलावा ये वॉलपेपर जो है बहुत लार्ज साइज़ में हमारे पास अवेलेबल होते हैं और इसके अंदर हमारे पास स्टाइल्स हम बहुत सारे स्टाइल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए पेंट के केस के अंदर प्रोवाइड करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ पैटर्न या डिज़ाइन वगैरह जो आप पेंट के अंदर नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो वॉलपेपर में बड़ी आसानी से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो वॉलपेपर के केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो ये होगी कि आपको क्लाइमेट का इफ़ेक्ट देखना होगा उस वॉलपेपर के ऊपर। जहाँ पे आप लगा रहे हैं, वो अगर वो वहाँ पे एक्सट्रीम हीट आनी है और एक्सट्रीम कोल्ड आनी है, या एक्सट्रीम हीट आनी है या कोल्ड आनी है, कोई एक चीज़ आनी है या दोनों चीज़ें अल्टरनेटिवली आ रही हैं, तो उस केस के अंदर हो सकता है कि वो रैप कर जाए, या हो सकता है कि वहाँ पे मॉइस्चर का इफ़ेक्ट आता हो, उस वजह से वो उतर जाए। तो आप लोगों को ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट कंडीशंस क्या हैं वहाँ पे जो वॉलपेपर आप अप्लाई कर रहे हैं, और ये भी देखना पड़ेगा कि वॉलपेपर आप जिस चीज़ से अप्लाई कर रहे हैं, जो एडहेसिव आप यूज़ कर रहे हैं, वो उस क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से है या नहीं है। तो वॉलपेपर भी आपको क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा, या आप यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, और एडहेसिव भी। ठीक है, तो ये वॉलपेपर मुख्तलिफ जो उसके पैटर्न्स हो सकते हैं, जो कॉमनली आपने देखे हुए हैं, ये उसकी एक एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लास्टर के ऊपर। प्लास्टर कोई भी ऐसा आप मिक्सचर
स्ट्रक्चर, किसी भी मटेरियल का मिक्सचर जो आप एक पेस्ट की फॉर्म में वॉल के ऊपर किसी सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको हम प्लास्टर कहते हैं। ठीक है, कोई भी मिक्सचर जो आप पेस्ट की फॉर्म में सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको हम प्लास्टर कहते हैं। तो सबसे कॉमन जो प्लास्टर यूज होता है, जो आप लोगों ने देखा है, वो पोर्टलैंड सीमेंट प्लास्टर है वैसे। लेकिन इससे पहले कॉमनली यूज प्लास्टर जो था वो जिप्सम प्लास्टर था। अभी भी हम जिप्सम प्लास्टर को कुछ जगहों पे बहुत कॉमन यूज करते हैं। तो जिप्सम प्लास्टर के अंदर आपने क्या करना है कि कैल्सिनाइड जिप्सम ऐड कर देना है पानी में। उसके साथ हमने उसके अंदर फाइन एग्रीगेट्स या लाइट वेट एग्रीगेट्स हमने ऐड कर देने। ठीक है, तो आपके पास ये फाइन एग्रीगेट वाटर लॉट जिप्सम का जो आपके पास एक मिक्सचर आएगा, ये आपका जिप्सम प्लास्टर बना देगा। तो ये जिप्सम प्लास्टर क्यों हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, क्योंकि इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज हैं कि ये ड्यूरेबल है, उसके अलावा लाइट वेट है और फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है। ठीक है, तो ये ड्यूरेबल, लाइट वेट और फायर रेजिस्टेंस की वजह से जिप्सम प्लास्टर सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा जिप्सम प्लास्टर इसलिए भी बहुत अच्छा है यूज करने के लिए कि ये मॉइस्ट कंडीशन और वेट कंडीशंस के लिए भी ये सूटेबल, सॉरी, ये मॉइस्ट कंडीशन या वेट कंडीशन के अंदर जिप्सम प्लास्टर हम यूज नहीं कर सकते। जो जिप्सम प्लास्टर या आपका ये जिप्सम का जो यूज है, ये मॉइस्ट कंडीशन में नहीं हो सकता। ये आप लोग जिप्सम जो है ना, इसको आसान लफ्जों में समझने के लिए ये समझ लें चूना है। ठीक है, तो चूने के ऊपर जब पानी आप गिराएंगे तो ये सारा चूना धुल जाएगा। ठीक है, तो जिप्सम प्लास्टर जो है, हम इसको मॉइस्ट कंडीशन के अंदर या वेट कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। जो उसके जो आम तौर पे यूज होता है, फिर हमारे पास वो पोर्टलैंड सीमेंट प्लास्टर है। जो आम सीमेंट का प्लास्टर का मिक्सचर है, उसको हम पोर्टलैंड सीमेंट प्लास्टर कहते हैं या स्टुको कहते हैं। तो वो मॉइस्ट कंडीशन या वेट कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। ये 3 तरह से हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है, प्लास्टर को प्रोवाइड करने की, सिंपल आपने सरफेस के ऊपर प्लास्टर प्रोवाइड कर दिया। दूसरी केस के अंदर हमने क्या किया कि इसको वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। हमने ये चैनल्स प्रोवाइड करके इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसके दरमियान में प्लास्टर अप्लाई किया और उसकी सरफेस के ऊपर टोटल प्लास्टर अप्लाई किया। उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम उसके पार्ट्स में डिवाइड करके उसके अंदर वायर मैश प्रोवाइड कर दें और उसके ऊपर सरफेस फिनिश या प्लास्टर अप्लाई करें। और वायर मैश के केस में आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो वायर मैश है, ये बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी वॉल को। ये वायर मैश जो है, ये बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर देगी, वॉल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देगी। तो दोनों, ये तीनों तरह की जो फिनिशेज हैं, ये आपकी ब्रिक के केस में भी यूज हो सकती हैं, कंक्रीट के केस में भी यूज हो सकती हैं। तीनों तरह की फिनिशेज हम दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जिप्सम बोर्ड के ऊपर। तो जिप्सम बोर्ड को समझने के लिए आपको जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है रूफिंग। जो हम रूफिंग, फॉल सीलिंग आजकल करवा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा यूज होती है, ये जो है ये जिप्सम बोर्ड से बनती है। तो जिप्सम बोर्ड आपका ऐसा बोर्ड है कि जिसको आपने उसकी सरफेस को आपने बहुत स्मूथ फिनिश दे दी है, बहुत अच्छी फिनिश दे दी है, और उसके अलावा उसके एजेस जो है ना, आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया। एजिंग उसकी इस तरह से की है ताकि वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सके, उसकी एस्थेटिक्स बेहतर हो सके, अपना जो का मकसद है वो पूरा कर सके, ताकि हमें एक कोई दूसरे के साथ ज्वाइन करना हो तो वहां पे हमारे पास मसला ना हो। उसके अलावा ये फायर रेजिस्टेंस होती है और डायमेंशनल स्टेबिलिटी। हमारे पास इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये है कि ये हमें फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है, और दूसरी बात ये है कि ये डायमेंशनल स्टेबिलिटी दे रही है। हम किसी भी डायमेंशन में, किसी भी फॉर्म में उसको लगा सकते हैं, किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हैं। उसके अलावा हमें लार्ज शीट्स अवेलेबल होती हैं जिप्सम बोर्ड्स की, इसलिए ये इकोनॉमिकल भी होती है और लगानी भी आसान होती है। जिप्सम वॉल बोर्ड्स को हम आमतौर पे ड्राई वॉल कहते हैं। जिप्सम वॉल बोर्ड से अगर आप वॉल बना रहे हैं या जिप्सम वॉल बोर्ड आप सरफेस फिनिश के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम ड्राई वॉल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको इसको लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, जोड़ने के लिए आपको कम से कम पानी रिक्वायर्ड है, या आप कह लें कि एक किस्म का पानी रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि बहुत कम पानी रिक्वायर्ड है, मॉइस्चर जो है कंटेंट आपको बहुत कम चाहिए, तो इस वजह से आप इसको ड्राई वॉल भी कहते हैं। उसके बाद ये इसकी मैंने आपको बताया कि एजेस हम जो मुख्तलिफ प्रोवाइड करते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एक जो बोर्ड है उसको दूसरे बोर्ड के साथ किस तरह ज्वाइन करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास टेपर्ड एजेस हो सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास स्क्वायर एजेस हो सकते हैं, बेवेल्ड एजेस हो सकते हैं, राउंडेड एजेस हो सकते हैं, और हमारे पास टंग और ग्रूव वाले एजेस हो सकते हैं। टंग और ग्रूव वाले एजेस, जो एक साइड पे टंग होगी, दूसरी साइड पे ग्रूव होगी, जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे और हम वहां पे अच्छा ज्वाइंट बना देंगे। उसके अलावा जिप्सम बोर्ड जो है, ये अगर आपने किसी जगह पे कर्व शेप में अप्लाई करने हो, तो जिप्सम बोर्ड बड़ी आसानी से कर्व शेप में अप्लाई हो सकते हैं। कोई भी फिनिश है उसको कर्व शेप में अप्लाई करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन जिप्सम बोर्ड जो है इसको कर्व शेप के अंदर सब अप्लाई करना काफी आसान होगा। दूसरी ये साथ में जिसलिए लगाई है, जो आप लोगों ने जनरल फॉल सीलिंग वगैरह देखी हुई है, वो इस तरह से जिप्सम बोर्ड्स ही होते हैं जिनको हम ज्वाइन करके लगाते हैं। ये जिप्सम बोर्ड्स की फॉल सीलिंग एक एग्जांपल
आपके यहाँ पे जो सबसे कॉमन एग्जांपल है जिप्सम बोर्ड के यूज़ की, वो यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिरेमिक टाइल्स के ऊपर। तो सिरेमिक टाइल्स में आपने करना ये है कि टाइल्स ही हैं जो आप लोग जो हम इससे मिट्टी से बनाएँगे, ठीक है? तो आप या सिरेमिक किसी मटेरियल से बना रहे हैं, क्ले से या सिरेमिक मटेरियल से बना रहे हैं, उसको हम सिरेमिक टाइल्स कहेंगे। ये आम तौर पे मॉड्यूलर होंगी, टाइल्स की फॉर्म में होंगी। ये मॉड्यूल ज़रूरी नहीं है कि आपके स्क्वायर मॉड्यूल्स ही होंगे, किसी भी शेप के मॉड्यूल्स हो सकते हैं, कर्व्ड शेप में भी हो सकते हैं, किसी और शेप में भी हो सकते हैं। तो ये मॉड्यूलर जो है ना सरफेस फिनिश आपके पास आएगी। इसके अंदर हम करते ये हैं कि हम जो हमारा क्ले मटेरियल है या सिरेमिक मटेरियल है, उसको हम पानी के साथ मिक्स करके अपने स्पेसिफिक शेप में लेके आते हैं। उसके बाद उसको किलन के अंदर हम हाई टेम्परेचर के ऊपर बर्न करते हैं। उससे वो हमें एक ड्यूरेबल, टफ, डेंस मटेरियल प्रोवाइड कर देता है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, ठीक है? जिस तरह आप ये समझ लें कि जिस तरह आप ईंट बनाते हैं, इसी तरह आप तकरीबन ब्रिक की फॉर्म में ही हमें सिरेमिक टाइल्स भी बनाते हैं, लेकिन इसका मटेरियल थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। लेकिन उसी तरह आपने उसको हमने उसको पका लिया किलन के अंदर, तो हमारे पास उसकी टफनेस, डेंस मटेरियल हमारे पास आ गया, वाटर रेजिस्टेंट भी होगा, डिफिकल्ट टू स्टेन, ईज़ी टू क्लीन, हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसके आ गई। और उसके बाद हमने उस मटेरियल के अंदर या उस मटेरियल के सरफेस के ऊपर उसका कलर जो है ना वो ऐड कर देना, जिस कलर के अंदर हम उस टाइल बनाना चाहते हैं। आम तौर पे इसकी थिकनेस जो है 1/4 ऑफ एन इंच से 3/4 ऑफ एन इंच तक होती है, जो आम सिरेमिक टाइल्स हम यूज़ करते हैं उनकी थिकनेस। उसके अलावा हमारे पास सिरेमिक टाइल्स ग्लेज्ड फिनिश में भी हो सकती हैं और नॉन ग्लेज्ड फिनिश में भी हो सकती हैं। आम लफ्ज़ों में ग्लेज्ड फिनिश और नॉन ग्लेज्ड फिनिश समझने के लिए आप ये समझ लें कि आपकी जो ग्लॉसी टाइल्स होती हैं, जिसके ऊपर ग्लॉसी फिनिश आ रहा होता है, वो आप लोगों की ग्लेज्ड टाइल्स होती हैं। और आम तौर पे जिसके ऊपर ग्लॉसी फिनिश नहीं आ रहा होता, ये नॉन या अनग्लेज्ड टाइल्स होती हैं। लेकिन आप लोग ग्लेज्ड टाइल्स के अंदर भी मैट फिनिश प्रोवाइड कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के फिनिश प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल इसकी कंप्लीट डेफिनेशन इस तरह से होगी कि आपने एक टाइल ली और उसके ऊपर आपने एक सरफेस फिनिश अप्लाई की है, वो ग्लेजिंग आपने जो प्रोवाइड की है, वो जो हाई क्वालिटी ग्लेजिंग जो आपने उसकी सरफेस के साथ फ्यूज कर दी है, कंबाइन कर दी है, मेल्ट करके उसकी सरफेस के साथ ही ज्वाइन कर दी है, वो जो है वो ग्लेजिंग होगी। वो आपकी ग्लॉसी भी हो सकती है, मैट भी हो सकती है, क्रिस्टलाइन भी हो सकती है, जिस तरह की आप प्रोवाइड करना चाहिए। और अगर आपने वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की, तो आपकी वो अनग्लेज्ड टाइल्स होंगी। ये आपके पास एग्जांपल है जो आपकी टाइल्स यूज़ होती हैं, या टेराकोटा हम भी हम उसको कहते हैं, सिरेमिक टाइल्स कहते हैं। ये आपकी टाइल्स की एग्जांपल है। तराजू जो है पहले तो कॉमनली यूज़्ड होता था, अब हम बहुत कम इसका यूज़ देखते हैं। तराजू जो जिसको हम चिप्स की फ्लोरिंग भी कहते हैं। तो तराजू के अंदर हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ एग्रीगेट्स हम एक मुख्तलिफ एग्रीगेट्स को प्लास्टर के साथ आप कह लें कि मिक्स करके या एक पेस्ट के साथ मिक्स करके हम फ्लोर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको स्मूथ कर देते हैं और उसको पॉलिश कर देते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास फिनिश है, बहुत ही डेंस और ड्यूरेबल फिनिश आएगी हमारे पास, और स्मूथ फ्लोर फिनिश आएगी। लेकिन इसकी जो कलरिंग है वो मॉटल्ड कलरिंग होगी। तो ये मॉटल्ड कलरिंग क्या होती है कि मॉटल्ड के लिए मैंने ये मॉटल्ड एक्सप्लेन करने के लिए ये साथ इमेज लगाया है कि धब्बे वाली जो फिनिश होती है, ये जो टेक्सचर है, धब्बे वाला जो टेक्सचर है, इसको हम मॉटल्ड कलर कहते हैं। तो हमारे पास जो जिप्सम है, ये सॉरी जिप्सम कह रहा हूँ, ये जो चिप्स है, चिप्स की जो फिनिश है वो हमारे पास मॉटल्ड फिनिश आएगी, मॉटल्ड कलरिंग आएगी। और इसकी कलर्स के हम डिसाइड कर सकते हैं, हम इसकी एस्थेटिक्स को देख सकते हैं। कुछ चीज़ें कि हम मैट्रिक्स का जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्लास्टर आप यूज़ कर रहे हैं, उसका कलर आप क्या रख रहे हैं, जो एग्रीगेट आपके पास है उसका कलर क्या है, जो एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो एग्रीगेट का साइज़, उसका कलर, और जो मैट्रिक्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका कलर, इससे हम मुख्तलिफ फिनिशेज़ अचीव कर सकते हैं तराजू के अंदर। तो ये तराजू अप्लाई करने का जो 2 तरह के तराजू हो सकते हैं, स्टैंडर्ड तराजू और वेनेटियन तराजू। तो स्टैंडर्ड तराजू ऐसा तराजू कहलाएगा जिसके अंदर ज़्यादातर एग्रीगेट्स जो है आपके स्मॉल एग्रीगेट्स होंगे। जो एग्रीगेट्स आप यूज़ कर रहे हैं तराजू के अंदर, अगर वो स्मॉलर इन साइज़ है, तो आपका स्टैंडर्ड तराजू है। और अगर आप लोग मिक्स यूज़ कर रहे हैं एग्रीगेट्स जिसके अंदर बड़े पार्टिकल्स भी हैं एग्रीगेट्स के, और उसके दरमियान फिलिंग जो है वो छोटे पार्टिकल्स की है, छोटे एग्रीगेट्स की है, तो उसको हम वेनेटियन तराजू कहेंगे। जो तराजू होता है, इसकी हम मुख्तलिफ फिनिश अप्लाई करने के लिए, या इसको श्रिंकेज वगैरह आपने देखा होगा कि इसको बचाने के लिए श्रिंकेज, क्रैक्स और बाकी चीज़ों से, हम एक चीज़ जो इसके अंदर यूज़ करते हैं वो है इसके दरमियान सेपरेशन प्रोवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसके दरमियान मेटल स्ट्रिप्स या प्लास्टिक टिप स्ट्रिप्स या डिवाइडर यूज़ करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर। इनका मकसद ये होता है
कि एक तो लोकलाइज श्रिंकेज क्रैकिंग ना हो। अगर आप बहुत ज्यादा एक सरफेस पर या वो फ्लोर के ऊपर आप कंप्लीट तराजू अप्लाई कर देंगे तो वो श्रिंकेज क्रैक्स की वजह से उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। उसके अलावा वहां पे वो जो है ना ज्वाइंट आपका बन जाएगा, उसका जो आपका फ्लोर फिनिश का ज्वाइंट बन जाएगा, या अगर आपका कंस्ट्रक्शन का ज्वाइंट आ रहा है तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका वो एक ज्वाइंट के तौर पे एक्ट करेगा। उसके अलावा अगर फ्लोर फिनिश एस्थेटिक्स की बात करें तो उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि मुख्तलिफ कलर देने के लिए, यहाँ से एक तरफ एक कलर देने के लिए, दूसरी तरफ दूसरा, तीसरी तरफ तीसरा कलर देने के लिए, तो हम दरमियान में एक सेपरेशन प्रोवाइड कर देंगे ताकि हमारा जो एक साइड है उसका एक कलर है, दूसरा तीसरा, और ताकि हम उसको अच्छी अपीयरेंस दे सकें। और यही मकसद हमारा डेकोरेटिव एलिमेंट के अंदर कि अगर हम उसके अंदर कर्व्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, मुख्तलिफ पैटर्न्स बनाना चाहते हैं, तो आप फिर भी उसके अंदर ये डिवाइडर यूज करेंगे। ये डिवाइडर यूज करते हुए हमारे पास एक एग्जांपल है, ये जो हमारे पास कुछ तराजू फिनिशेस की, इस तरह से हम फ्लोर फिनिश अचीव कर लेते हैं। और ये आपका टिपिकल जो है डिवाइडर जो हम उसके अंदर यूज करेंगे वो यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हम आ जाते हैं वुड फ्लोरिंग के ऊपर। तो वुड फ्लोरिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा आम तौर पे इसको कॉस्टली फ्लोरिंग हम कंसिडर करते हैं, इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव हम कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव है फ्लोरिंग। तो लेकिन ये हमेशा से यूज होती आई है, आज भी यूज होती है। तो हम जो बहुत ज्यादा इसका यूज है वो कुछ एथलेटिक्स के अंदर हम यूज करते हैं। एथलेटिक फ्लोर हम बनाते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, रैकेट बॉल का कोर्ट, और मुख्तलिफ आप इससे फ्लोर्स इस तरह के जो है ना वो वुड के बना सकते हैं। तो वुड फ्लोरिंग जो है वो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही है, आज भी उसी तरह यूज होती है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डांस फ्लोर इससे बनते हैं, थिएटर के फ्लोर इस तरह बनते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस और जो है ना वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि वो जो आपकी वुड है वो ड्यूरेबल हो और वो हार्ड हो, इतनी हार्ड हो कि वो उस जो सरफेस का ऊपर जो भी आपने उसका मकसद है वो उसको पूरा कर रही हो, और ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। ये तो जाहिर है हर फ्लोर की फिनिश के अंदर बहुत जरूरी चीज है। कॉमन जो वुड फ्लोर्स यूज होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ जो तरह की वुड यूज होती है या उसके कलर यूज होते हैं, वो ऐश है, बीच है, ब्रिच है, चेरी है, हिकरी है। ये मुख्तलिफ जो ट्रीज हैं जो यूज होते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ जो कलर्स आप कह लें वो यूज होते हैं, वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। ये पहले आपके पास ट्री का नाम है, उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ जो कलर्स यूज होते हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा हम ये कर लेते हैं कि वुड के ऊपर जो आप वार्निश अप्लाई करते हैं, चाहे आप फ्लोर के ऊपर बात कर रहे हैं जिसके ऊपर भी, तो उसके अंदर भी हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास जो वुड आती है उसका नेचुरल कलर भी है, तो आप उस नेचुरल कलर में भी यूज कर सकते हैं और उसका वुड के कलर को चेंज भी कर सकते हैं। अब वुड के केस के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा वो रहेगा मॉइस्चर का, कि जब आपने वुड की फिनिश अप्लाई करनी है तो उस वक्त उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, और बाद में भी उसके ऊपर मॉइस्चर इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वुड जो है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है और मॉइस्चर से खराब हो जाती है। तो वुड के केस में मॉइस्चर का इफेक्ट जो है ना बहुत क्रिटिकल रहेगा, इसलिए इसका यूज बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे आप नहीं देखते, क्योंकि मॉइस्चर से इफेक्ट से दूर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है फ्लोरिंग को। तो वुड के ऊपर जो है ना मॉइस्चर का इफेक्ट जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मॉइस्चर के इफेक्ट को आपने बड़ी अच्छी तरह एहतियात से उससे बचा के फिर ही लगाना है। उसके अलावा अगर हिस्टोरिकली बात करें तो हम क्या करते थे कि वुडन स्लीपर्स देते थे, जिनके ऊपर वुडन प्लैंक्स या स्ट्रिप्स हम प्रोवाइड कर देते थे। नीचे आप ये समझ लें कि वुडन आपने बीम्स छोटे छोटे स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए, उसके ऊपर आपने प्लैंक्स रख दिए हैं, वॉल के जो स्ट्रिप्स हैं वो आपने प्लेस कर दिए, जो आम जो पहले यूज होता था वुड फ्लोर उसके ऊपर। लेकिन अब जो हम सिंपल स्ट्रिप्स, पैरापेट्स, प्लैंक्स को डायरेक्टली वुड के ऊपर भी यूज कर लेते हैं। वुड की सब बेस, प्लाईवुड की सब बेस वगैरह के ऊपर भी डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, स्लीपर्स के ऊपर भी यूज करते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ तरह के एडहेसिव्स अप्लाई करके भी हम उसको यूज करते हैं। तो अब इसकी वुड की फ्लोरिंग को प्रोवाइड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। तो ये हम एक मेथड देख लेते हैं कि आपने क्या किया है कि वुडन जो प्लाईवुड सब बेस है, ये वुडन प्लाईवुड सब बेस के ऊपर डायरेक्टली आपने अपनी स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर दी, और ये जो स्ट्रिप्स हैं इनके ज्वाइंट्स जो है ना एक तरफ से इनवर्ड्स होंगे और दूसरी तरफ से आउटवर्ड्स होंगे, ठीक है। जैसे आपने जिप्सम बोर्ड्स में मैंने आपको बताया था कि एक आपका ज्वाइंट इस तरह से होगा कि एक तरफ से उसकी ग्रूव बनी हुई होगी और दूसरी तरफ से उसका जो सॉटोस बना हुआ होगा। इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास जो प्लाईवुड होती है वो हम एक साइड से दरमियान से बाहर निकाल लेते हैं और दो से ऊपर और नीचे से उसको इन्वर्स रखते हैं ताकि ये आपस में बेहतरीन ज्वाइंट प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा कंक्रीट के ऊपर अगर हम बात करें तो हमने कंक्रीट के ऊपर ये जो वुड प्रोवाइड किया है, इसके नीचे हमने स्लीपर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके बाद हमने
उन स्लीपर्स के ऊपर जो है वुड स्ट्रिप्स रख दी हैं या प्लैंक्स रख दी हैं। इसके अंदर एक चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ वो ये है कि आपने ये देखें यहाँ पे वुड और इसके दरमियान हमने यहाँ पे एक जो है ना वो थोड़ी सी गैप प्रोवाइड किया। वो इसलिए प्रोवाइड किया कि एक तो अगर ये वुड एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मुख्तलिफ टेम्परेचर में, तो उसको एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह रहे। और दूसरी बात ये है कि मॉइस्चर के एस्केप करने की जगह रहे। अगर कोई मॉइस्चर आ गया तो वो मॉइस्चर वो जो है ना वो इस ओपन स्पेस के अंदर रह ले, वैक्यूम के अंदर जो है वो मॉइस्चर वो मूव कर जाए। ठीक है, तो वो मॉइस्चर उसके नीचे ना आए। ये कंक्रीट की फ्लोर फिनिश की बात हो गई। उसके बाद हम जो स्ट्रिप्स के अलावा हम इसके जॉइंट्स जो आप कह लें कि ब्लॉक्स भी यूज़ करते हैं मुख्तलिफ टाइल्स की फॉर्म में आप कह लें। तो इन टाइल्स की फॉर्म में जो हम यूज़ करते हैं ये डायरेक्टली आप देख लें, हमने उसके ऊपर कंक्रीट के फ्लोर के ऊपर या किसी भी फ्लोर के ऊपर हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। इस केस में भी जो जॉइंट होता है वो देखें वो इसी तरह से होगा कि दो आपका एक ग्रूव होगा और एक जो है ना वो सॉटूथ होगा जो एक दूसरे के दरमियान फिट करेंगे, तो ये आपका जो है ना फ्लोर फिनिश जो है वो बेहतरीन आएगी और आपस में अच्छी तरह कंबाइन होगी। उसके अलावा हम वुडन जो सब बेस है, वुडन प्लाईवुड की बेस है, इसके ऊपर भी इसी तरह ही हम वुडन टाइल्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर फिर वही चीज़ कि हमने यहाँ पे वैक्यूम छोड़ा हुआ है, कुछ स्पेस छोड़ी हुई है ताकि यहाँ से एक तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के लिए जगह होगी और दूसरा यहाँ पे मॉइस्चर के लिए जगह आ गई हमारे पास। तो ये वुडन जो है हमारे पास फिनिशेस आ गए, मुख्तलिफ वुडन फ्लोर्स आ गए, वॉल्स आ गई। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ वो वुडन फिनिशेस अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास मुख्तलिफ वुड फिनिशेस यहाँ पे आप देख सकते हैं।